नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। 9 AM संस्करण में पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जलील राठौर साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत सलाम जलील साहब आपको। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की नोटिस को लेकर। 14 दिन का नोटिस है, 10 दिन पार्लियामेंट के काम को बचे हैं, तो ये मामला ये अगले सेशन तक जाएगा। पर आज भी जो जगदीप धनखड़ साहब का रुख था विपक्षी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट्स के प्रति, वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। आज प्रोसीडिंग्स एडजर्न हो गई दोपहर में ही। रकस था क्योंकि ट्रेजरी बेंच और ऑपोजिशन मेंबर्स के बेंचेस के आपस में एक दूसरे के ट्रेड चार्जेस कर रहे थे। ट्रेजरी बेंच को यह दिक्कत थी कि जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, और कांग्रेस जो थी वो पार्टी के जो एमपीज थे वो ये कह रहे थे कि जॉर्ज सोरस का कोई मसला है ही नहीं, सोनिया गांधी के खिलाफ सियासत की जा रही है, कुछ लेना देना है ही नहीं। हाउस में 2 एडजर्नमेंट्स हुई जिसमें 0 आवर में चेयरमैन साहब धनखड़ ने 6 नोटिस ऑपोजिशन पार्टीज के रिजेक्ट कर दिए, ऐसा माना जा रहा है। और जब ऑब्जेक्शंस रेज हुए तो नड्डा साहब ने कहा कि आप लोगों ने जब अविश्वास प्रस्ताव ही पेश कर दिया है धनखड़ साहब के खिलाफ, तो आप वफा की उम्मीद कैसे कर सकते हैं धनखड़ साहब से। तो ये साफ साफ उन्होंने कह दिया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं देश के वाइस प्रेसिडेंट को, देश के जो सभापति हैं राज्यसभा के उनको, और सेकंड सिटीजन या फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री के बाद उनका नंबर आता है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि बीजेपी ने 3 व्हिप्स जो हैं आज इशू की हैं अपने मेंबर पार्लियामेंट्स के लिए। 13वीं और 14 तारीख को उन्होंने हाउस में सबको रहने के लिए कहा है। माना जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड और 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बिल है, विधेयक जो है, वो संसद में पेश कर सकती है सरकार। आज की डेवलपमेंट बता देता हूं। यूनियन कैबिनेट मीटिंग में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जो बातें चल रही थी उसमें साइमल्टेनियसली इलेक्शन, लोकसभा और विधानसभा, सभी विधानसभाओं के इलेक्शन, क्योंकि हर विधानसभा का जो डेट ऑफ इलेक्शन और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो कुछ संसद के जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के नियम हैं उनमें बदलाव लाने की बात हो रही है। 15 ऐसे नियमों में कॉन्स्टिट्यूशन के बदलाव लाने की बात हो रही है। बिल जो है वो ऑनगोइंग विंटर सेशन में 13, 14, 15 कभी भी पेश हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। यूनियन कैबिनेट की जो अप्रूवल है वो ऑलरेडी आ चुकी है। बिल जो है ये भी कहा जा रहा है कि जेपीसी को भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, इस पे कवायद अभी होनी बाकी है। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो मेंबर पार्लियामेंट से तो डिस्कस करेगी स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबलीज के जो स्पीकर्स हैं, क्योंकि जो कब वो विधानसभाएं बनी, कब वो भंग होनी है, उनको लेकर स्पीकर से बात करेगी और उसके बाद ही कोई निश्चित तौर पर कंसेंसस, ब्रॉडर कंसेंसस बनाने की कोशिश करेगी। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो हाई लेवल कमेटी बनी थी रामनाथ कोविंद जी के अंदर, और 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आज से नहीं, पिछले 2022 से ये कमेटी बनी है, तब से ये चल रही है। और अक्रॉस द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जरूरत है। राष्ट्रपति कोविंद जो हैं वो अपने मेंबर्स के साथ, जो और कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने सब स्टेटों में विजिट किया। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, साइमल्टेनियस इलेक्शन के, और एक मेजर अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 82A की, जिसमें कहा जाता है कि सब क्लॉज ऐड करना जिसमें अपॉइंटमेंट डेट और टर्मिनेशन, टर्म ऑफ लोकसभा, अपॉइंटमेंट डेट एंड टर्मिनेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के साथ कैसे मैनेज की जाएंगी। और एक नया सब क्लॉज आर्टिकल 83(2) इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और असेंबली, स्टेट असेंबलीज की मैनेज की जाएगी। हालांकि इसमें लोकल बॉडीज इलेक्शन पर एक रफ स्केच है कि 100 दिन के भीतर लोकल बॉडीज इलेक्शन या पंचायती राज चुनाव जो होते हैं, पंचायती चुनाव, वो कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर का मसला भी इसमें डिस्कस हुआ है। जम्मू कश्मीर के अलावा जो आर्टिकल 371 के अंदर जो 7 सिस्टर स्टेट्स आती हैं, मणिपुर के हालात जहां बिगड़े हुए हैं, उसका भी डिस्कशन जो है यूनियन कैबिनेट में हुआ था। ये सारा मामला आपको क्या लग रहा है? अभी जो हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुए हैं 7 चरणों में हुए, झारखंड का इलेक्शन 2 चरणों में हुआ, आपके जम्मू कश्मीर के इलेक्शन भी चरणों में हुए, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 7 चरणों में हुआ, लोकसभा का हमने देखा। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की कवायद है क्या? और सरकार क्या अदानी मामले से छिपने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए अब ये नया विधेयक लेके आ रही है, या वाकई इसमें कुछ आपको मटेरियल नजर आ रहा है सरकार का ये कदम अच्छा है? क्योंकि बहुत सारी पार्टियों ने इसका विरोध किया है। हालांकि जेडीयू और टीडीपी जो है वो सरकार के साथ खड़ी मिल रही हैं, और सरकार का ये कहना है कि इससे बहुत सारा सरकार का खर्चा
टैक्स पेयर मनी जो है वन नेशन वन इलेक्शन से बचेगा। जी जलील राठौर साहब। जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी फॉर द शो और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। सर ये बिल्ली को थैले से बाहर आना ही था तो बिल आखिर आ गई, बट थोड़ा प्रिपोन हो गया। प्रिपोन क्यों हो गया उसकी वजह आपने बता दी कि इस वक़्त काफ़ी उलझन में है, जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो एक शख्स की वजह से, जिसका बार-बार दोनों सदनों में नाम लिया जा रहा है, उसकी वजह से बहुत प्रेशर में है और प्रेशर इतना है कि अब अ, उपराष्ट्रपति और अपर हाउस के सभापति के खिलाफ अ, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने कॉम्प्लिकेटेड है टू वेट द बोट आउट ऑफ दिस व्हर्लपूल कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो जहाँ तक इन 2 चीज़ों की बात है, मैं पहले इलेक्शन की बात करूँगा। तो इलेक्शन के बारे में ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि जिस मुल्क में 2 रियासतों या 2 रियासतों और 1 यूटी का इलेक्शन साथ में नहीं हो सकता है, वहाँ किस तरह विधानसभा का भी और लोकसभा का भी इलेक्शन करना संभव होगा। एक तो इलेक्शन की जो एक्टिविटी होती है, ये कोई हमारा मुल्क कोई छोटा मुल्क नहीं है, आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़े मुल्कों में शुमार होता है। जितने भी हमारे डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं, उनमें भारत का नाम इज़ एट द टॉप ऑफ द अमंग द टॉप ऑफ द अमंग द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इन द टॉप। सो इलेक्शन कराने के लिए जो व्यवस्था होती है, उसमें एक तो आपको जो सामग्री है, उसके लिए तैयार करनी है और इस वक़्त जब हम ये चीज़ देखते हैं तो कितना उसमें गलतियाँ होती हैं, वोटर लिस्ट में गलतियाँ होती है, फिर इलेक्शन कराने में कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और उसके लिए जो स्टाफ़ जुटाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग और उसको फिर मोबिलाइज़ करना और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन को एक सिक्योर माहौल में करना भी ज़रूरी होता है, जिसके लिए फ़ोर्सेस की डिप्लॉयमेंट भी एक इंटीग्रल पार्ट है इलेक्शन प्रोसेस का। तो ऐसे में जब आप माज़ी में इन पास्ट आपने कहा कई मिसालें दी अगर आपसे कभी पूछा गया कि एक ही बार अगर इलेक्शंस ड्यू थे 3 या 4 या 5 रियासतों में तो आपने एक ही बार क्यों नहीं कराए? तो उस वक़्त आपने इलेक्शन का जो हेक्टिक नेचर है उसकी ये वो एक वजह बताई, उसकी मिसाल दी और दूसरा आपने सिक्योरिटी फोर्सेस के अवेलेबिलिटी और उनकी मोबिलाइज़ेशन के बारे में बात की। तो अब ये अलादीन का चिराग कहाँ से लाएँगे आप जिसमें ये व्यवस्था आप करेंगे कि मुल्क भर में लोकसभा का और विधानसभाओं का इलेक्शन एक बार में करा सकोगे आप। तो अब अगर इन्होंने व्हिप जारी किया है इस बिल को लेके, तो मैं समझता हूँ कि ये एक फेडरल सिस्टम जो हमारा है, उस पे भी एक सेंध के बराबर है हमारा जो सिस्टम है गवर्नेंस का, उसमें भी एक सेंध के बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन को आहिस्ता-आहिस्ता जहाँ-जहाँ अपने मुवाफ़िक करने की ज़रूरत है, उस तरह की ये कोशिशें हैं। लेकिन अगर ये कोशिश कर भी लेते हैं वो और अगर इसमें कामयाब भी होते हैं, but then they will have to pass through a very tremendous litmus test and as far as we have the experience जहाँ तक हमारी तजुर्बे की बात है, जो हमने देखा है अपने इलेक्शन के सिस्टम को, तो मेरे ख्याल से इट इज़ नियर इम्पॉसिबल। तो एनीवेज़ लेट अस सी कि ये बिल में क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ-कहाँ ये चेंज करेंगे इस चीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट इट विल एट एट द मोमेंट इट्स वेरी प्रीमैच्योर कि इनका प्लान क्या है। तो अभी थोड़ा डिटेल्स और आएँगी बाहर तो उसके बाद ही यू कैन कम टू सम कंक्लूजन व्हेदर दिस सिस्टम इज़ गोइंग टू वर्क और दिस सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। जी। अब इसमें जो आपने बात उठाई यूनियन टेरिटरीज की भी अमेंडमेंट आर्टिकल 327 में ये कहता है कि सेपरेट बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू अमेंड 3 लॉज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब जैसे जम्मू कश्मीर है, आपकी जम्मू कश्मीर में कश्मीर जी लद्दाख, जम्मू कश्मीर और आपका यूटी बना के और उसके बाद वो स्टेट का स्टेटस दिया गया जब कश्मीर में इलेक्शन हुए।
तो अब ये बतौरे पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरीज के बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी वहां बनाई गई, पर उनके अख्तियार जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में पुलिस और आपका जो लैंड का जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। दिल्ली में भी जो लैंड है और पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। उस लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पावर जो है वो यूटी के तौर पर सेंटर के पास है और बाद में उनको स्टेट असेंबलीज बनाई गई। तो उनमें भी अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 3 लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के साथ चुनाव में कैसे पार्टिसिपेट करेंगी, ये एक बड़ा मामला खड़ा हो जाता है। उसके बाद ये डिस्कशन तो कई सालों से चली आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, आपको याद होगा 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, उसके 2 साल के भीतर ही 2017 के दौरान या 2018 से पहले ये वन नेशन वन इलेक्शन का एक शगुफा छोड़ा गया। और 2023 में ये एक हाई लेवल कमेटी जो है, उस समय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, क्योंकि कोविंद साहब पहले रहे हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट से जब उनकी कार्यकाल खत्म हुआ तो उनको इस कमेटी का हेड बनाया गया। अब इसमें लोकल बॉडी इलेक्शंस जो हैं वो 100 दिन के भीतर कराने की फर्स्ट राउंड में बात की जा रही है। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब तो ये होना चाहिए कि पंचायती इलेक्शन से लेकर पार्लियामेंट के इलेक्शन एक ही दिन में हो। तो अब आप 100 दिन का समय लोकल बॉडीज को आप अलग क्यों कर रहे हैं? और जो हाई लेवल कमेटी रिपोर्ट की जो रिपोर्ट थी वो सबमिट हुई थी मार्च 2024 में। उसमें 14 की अमेंडमेंट्स, एग्जिस्टिंग लॉज जो हमारे हैं, 14 की अमेंडमेंट्स और 15 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोई छोटा मोटा एक आधी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की हो तो वॉइस वोट से आप पास करा सकते हैं। 18 अमेंडमेंट लॉज की और 15 अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन की। और जिस तरीके से विपक्ष अदानी पर चर्चा मांग रहा है 267 नोटिस के अंडर, सभापति महोदय जो राज्यसभा में है या ओम बिरला साहब लोकसभा में है, वो तो ऑपोजिशन से ना वो वार्ता करना चाहते हैं ना कोई बात करना चाहते हैं। ये जेपीसी अगर बनेगी भी तो इसमें बीजेपी, बीजेडी, जेडीयू और शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे ग्रुप की है उसके मेंबर हो जाएंगे। 2 मेंबर ये कहेंगे ऑपोजिशन वालों को आप दे दीजिए। तो ये रिसोर्सेज हो या पॉलिटिकल डिसरप्शन हो या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, एमआईएम हो या और भी दल हो, आरजेडी हो, तो मेरा पूछना आपसे ये है कि इतनी सारी अमेंडमेंट्स और जो पार्टी या जो सरकार ऑपोजिशन को बिल्कुल निस्ता नाबूद कर देना चाहती है, और इनके खुद के प्रवक्ता, चाहे वो संबित पात्रा हो, निशिकांत दुबे हो या बाकी लोग हों, वो कहते हैं कि ये तो एंटी नेशनल है, ये जॉर्ज सोरोस से पैसा लेते हैं, ये देश के विकास कार्यों को नहीं होने देते हैं, ये देश को बदनाम कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को आगे नहीं चलने दे रहे हैं। तो ये इतना ब्रॉडर कंसेंसस वन नेशन वन इलेक्शन या यूनिफॉर्म सिविल कोड का कैसे होगा? मतलब ये भी क्या डिक्टेटोरियल तरीके से इसको करने की कोशिश की जाएगी और बिल्कुल आनंद फानंद में वॉइस वोट से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, पर फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन में बड़ी दिक्कत आएगी। जो स्टेट्स ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, कल को वो खड़ी हो जाएंगी, कहेंगी हम नहीं इलेक्शन होने देंगे जब तक स्टेट का कार्यकाल नहीं खत्म हो जाता। तो इस तरीके के स्टेट असेंबलीज जैसे तेलंगाना की है या आपके जम्मू कश्मीर में है या और स्टेट्स जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, केरला है, तमिलनाडु है, अगर ये स्टेट असेंबलीज अगर रेजोल्यूशन पास कर देती हैं कि जब तक कार्यकाल ना खत्म हो हम वन नेशन वन इलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चाहे अमेंडमेंट्स कर दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में, तो फिर ये मामला आपको लगता नहीं है कि एक स्टैंड ऑफ हो जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत समय लग जाएगा? और या फिर ये शगुफा छोड़ा जा रहा है बस एक डाइवर्जन के लिए कि डाइवर्जनरी टैक्टिक्स को डाइवर्जन कर दो, जनवरी में ट्रम्प साहब आएंगे, अदानी साहब को रिहा करवा लेंगे, कुछ ऐसा भी मामला हो सकता है? जी जी, पहले तो मैं विपक्ष की बात करूंगा। जिन स्टेट्स में विपक्ष की सरकारें हैं वहां तो विरोध का सामना है ही है। दे विल फाइट टूथ एंड नेल टू इस तरह की किसी कार्रवाई को। और सेकंड इज दैट सेंटर हैज नेवर हैड वेरी गुड रिलेशंस विद द यूनियन टेरिटरीज। आज ही उमर अब्दुल्ला हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिस्प्लेजर ऑन calling him, addressing him as CM of UT of Jammu and Kashmir. तो इस तरह मतलब publicly in a public function he has said that I shouldn't be addressed as CM of Jammu Kashmir UT. तो इस तरह का विरोध तो होगा ही एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड भी है। कुल मिलाकर कॉन्स्टिट्यूशन और कानून जहां तक नए बनाने की है 33 बदलाव करने हैं या 33 कुल मिलाकर 33 बदलाव और 33 इंट्रोडक्शंस करनी पड़ेंगी। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा, ये कोई छोटा मसला नहीं है। इट्स अ क्वाइट अ डिफिकल्ट
प्रोसेस, और प्रोसेस में ही हम देखेंगे कि ये किस हद तक, मतलब उस प्रोसेस को जो शुरू होगा पार्लियामेंट से, तो उसको आगे चलाने में कितना कामयाब होते हैं। तो पहला टेस्ट तो वही होगा कि पार्लियामेंट के अंदर ये जो बिल इंट्रोड्यूस हो रही है, किस तरह की बिल है, किस तरह बनाई गई है, और उसमें कितने इश्यूज़ हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और क्या वो पॉसिबल है ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करने के। और दूसरा जो आप कहते हैं कि विपक्ष को एक तरह से इर्रेलेवेंट कर दिया गया है। देखिए, जो हमारी इससे पहले की लोकसभा थी, तो उसकी बात और आज की सिचुएशन में काफ़ी फ़र्क है। उस वक़्त अपोज़िशन के जो मेंबर्स थे, उनकी तादाद भी कम थी। उस वक़्त आप डेढ़ 150 लोगों को निलंबित भी करते थे, एक साथ में, तो राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। लेकिन आज विपक्ष जो है काफ़ी मज़बूती के अंदर है। पिछले 5 सालों में डिमोरलाइज़्ड भी था, का किसी हद तक विपक्ष काफ़ी डिमोरलाइज़्ड था। लेकिन इस वक़्त जब हालात थोड़ा बदल गए, जो 24 का हमारा पार्लियामेंट इलेक्शन था, इसमें थोड़ा हालात बदल के आ गए। बीजेपी को कोalition के लिए मजबूर होना पड़ा। तो कोalition भी ऐसा कि जिनमें कहीं कहीं पॉइंट ऑफ व्यू में भी बदलाव है। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग द आइडियोलॉजी ऑफ द अलायंस पार्टनर्स। तो ऐसे में उनको भी आप विपक्ष में ही गिनिए कि किसी भी, आपने देखा होगा माज़ी में कैसे सरकारें गिरती हैं अलायंस की, या स्टेट्स में देखें या कहीं भी देखें कि अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो मुकर जाते हैं, पलट जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी, तो ये तलवार तो 5 साल तक इनके सरों पर लटकती रहेगी। तो देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठता है, और बाकी इस वक़्त गुज़श्ता पार्लियामेंट की तरह अपोज़िशन को दबाना मुमकिन नहीं होगा। अपोज़िशन इज़ क्वाइट चार्ज्ड दिस टाइम, एंड यू कैन सी, यू हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाट हैज़ हैपेंड इन राज्यसभा, और वहाँ पे जो एक अविश्वास प्रस्ताव आ गया है धनखड़ जी के खिलाफ। धनखड़ जी भी अ, उस वजह से काफ़ी परेशान हैं, और आपने देखा, नोटिस किया होगा कि रेज़ोल्यूशन के बाद जितने भी सभाएँ लगीं, सेशंस लगे, तो वहाँ बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। सो दीज़ थिंग्स आर क्वाइट वेरी डिफिकल्ट, एंड ये जो चीज़ है, इस पर इस बात पर, या इस प्रोसेस में बदलाव करने के बारे में गुज़श्ता ज़माने में भी बात हुई इन पास्ट। तो उसमें भी लोगों ने कई तरह-तरह की टेक्निकैलिटीज़ की बुनियाद पे सवाल खड़े किए थे। तो उन सवालों का जवाब देखते हैं उनकी तरफ से आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है, तो मे बी वी कैन एनविज़ेज कि ये फ्यूचर में एक फेल्योर वाला प्रोसेस साबित होगा। जब हम अभी वीपीएम के बारे में भी ये कह नहीं सकते हैं कि इसमें क्या झोल है और किस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, तो आगे आपको किस तरह आप इलेक्शन कराओगे, तो उसमें कितनी टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे मुसीबतें खड़ी हो जाएँगी या डिफ़िकल्टीज़ खड़ी हो जाएँगी। तो अभी ये तय कर पाना मुश्किल है, और इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, आगे चल के वो अपनी राय देंगे। अभी मैंने जैसे कहा आपको, अभी प्रीमैच्योर है इस पे बात करने का। बाकी सरकार की तरफ से जो उनके एजेंडा में है चीज़ें, कोई-कोई चीज़ कभी प्रायोरिटी बन जाती है हालात के हिसाब से। मैं यूसीसी और इसके बारे में, जो इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, शायद ये थोड़ा प्रेशर जो है उसको रिलीज़ करने की एक कोशिश है इस टाइम, ताकि मामलात को जो जो पर्टिकुलरली इस वक़्त दे आर पॉइंटेड टुवर्ड्स अ सर्टेन डायरेक्शन, वहाँ से उसको थोड़ा रिलीव किया जाए और मामलात को दूसरी तरफ मोड़ा जाए। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जो ईवीएम की बात आपने कही, क्विंट की एक रिपोर्ट में सिंबल लोडिंग यूनिट को लेकर तमाम तरीके से शक और शुबा जो है वो बताया जा रहा है कि सिंबल लोडिंग यूनिट के थ्रू मॉलवेयर प्रैक्टिस से ईवीएम के वोट्स मैनेज किए जा सकते हैं। हरियाणा महाराष्ट्र इलेक्शन में आपने देख लिया, तो वन नेशन वन इलेक्शन में तो ये एक बड़े स्केल पे हो जाएगा, जो एक छोटे स्केल पे पहले ट्रायल किया गया गुजरात में, सूरत में, उसके बाद उसको कुछ स्टेटों में एक ट्रायल बेसिस पे किया गया, अब तो स्टेट की स्टेट, और अब वन नेशन वन इलेक्शन की कवायद में ईवीएम मशीनों का और सिंबल लोडिंग मशीनों का क्या योगदान रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए जलील राठौर साहब और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।